डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा एक केस इनिशिएट किया गया था अगेंस्ट सीबीआई, और वो ये था कि जो जनरल कंसेंट उसने प्रोवाइड किया था सीबीआई को कि आप हमारे स्टेट में आके केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वो उसने विड्रॉ कर लिया 2018 में। और विड्रॉ करने के बावजूद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लगभग वहां पे 12 केसेज एडमिट कर लिए, 12 केसेज एडमिट कर लिया। इसके अगेंस्ट आपके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 131 में केस इनिशिएट कर दिया कि आप हमारे फेडरल मैकेनिज्म को वीक कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सेंटर का ओवररीच हो रहा है स्टेट्स पे। तो अगर हमने जनरल कंसेंट वापस ले लिया है तो सीबीआई कैन नॉट इनिशिएट अ केस अगेंस्ट द, आप कह सकते हैं कि इन वेस्ट बंगाल until unless the West Bengal government permits। तो थोड़ा बहुत अब इसी को लेके आपको समझना है कि सीबीआई है क्या, कैसे उसको केसेस मिलते हैं, कैसे प्रोसिक्यूशन होगा और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करिएगा तो ये जो सीबीआई है ये हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन के अंदर आपका काम करता है और ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा कंट्रोल होता है। इसका मतलब जो सीबीआई है वो डायरेक्टली पीएमओ के अंदर काम करता है। दूसरा बात आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो सीबीआई बनाया गया था वो इनिशियली बनाया गया था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1941 में, और ये जब बनाया गया था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1941 में, तो ये ब्रिटिश इंडिया में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय जो डिपार्टमेंट्स में करप्शन हो रहा था उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसको बनाया गया। बाद में इसको प्रॉपर इंडिजिनाइजेशन करने के लिए आपके दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में इसको एक तरह से कहा जाएगा कि जगह दिया गया और 1963 से प्रॉपरली ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। तो ये बात आप देख सकते हैं। सीबीआई का जो एक्चुअल पावर डिराइव होता है इन्वेस्टिगेट करने का वो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से ही डिराइव आपका होता है। हालांकि ये जो एक्ट है ये भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है कि क्या ये जो पावर दिया गया है सीबीआई को इस एक्ट के अंदर वो सही है या पूरा एक्ट ही सही है, इसको भी चैलेंज किया गया। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि क्या आपका जनरल कंसेंट है और क्या इसका प्रभाव होगा, इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ पे आपके दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है इसी के अंदर आपके सीबीआई को क्रिएट किया गया है। अब इस पूरे एक्ट में जो सेक्शन 6 है वो कहता है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट आपको कंसेंट देगा और उस कंसेंट के चलते ही आप स्टेट गवर्नमेंट में जाके प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। अगर वो कंसेंट वापस ले लेगा तो आप स्टेट गवर्नमेंट में प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते। वेस्ट बंगाल, झारखंड, केरला, तेलंगाना, बहुत सारे राजस्थान, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इनसे जनरल कंसेंट वापस ले लिया क्योंकि उनको लग रहा था कि सीबीआई का पॉलिटिकल मिसयूज किया जा रहा है, राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनको निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वजह से उन्होंने जनरल कंसेंट वापस ले लिया। अब यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है इसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि जब हमने जनरल कंसेंट वापस ले लिया है तो कैसे ये हमारे यहाँ पे 12 केसेज इनिशिएट कर सकते हैं, और इसने पार्टी बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये दलील था कि हम इसके पार्टी नहीं हैं,
क्योंकि सीबीआई इंडिपेंडेंटली काम करता है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और इन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग पे काम करता है और ये हमारे कंट्रोल में काम नहीं करता। जो आपके 2 जज बेंच था, जस्टिस गवई और जो आपके उन लोगों ने क्या निर्णय दिया, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि सीबीआई आप ही के कंट्रोल के अंदर आता है। इसका जो भी पर्सनल है, प्रमोशन है, आप कह सकते हैं कि सीबीआई के चीफ का अपॉइंटमेंट है और जो आपके एक तरह से कहा जाएगा कि जो केसेज आपके इनिशिएट होते हैं वो सब आप ही के कंट्रोल में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आता है। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जब तुषार मेहता को ये सारी बातें समझाई तो लास्ट में तुषार मेहता भी एडमिट कर गए कि सीबीआई कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए जो वेस्ट बंगाल का केस है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो एडमिट होगा। अभी तक ये जजमेंट नहीं आया है कि क्या जो विड्रॉ किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा वो सही है गलत है, उस पर अभी जजमेंट बाद में आएगा, फर्दर हियरिंग पे होगा। लेकिन अभी ये केस एडमिट हो चुका है, इसका मतलब आगे सुनवाई अब होगी, दोनों तरह की सुनवाई होगी और क्लियर कट ये एस्टेब्लिश हो गया है कि सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा और वेस्ट बंगाल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर रहा है तो ये मेंटेनेबल है। अब क्योंकि ये केस किस पे इनिशिएट हुआ है, आर्टिकल 131 में इनिशिएट हुआ है। 131 में वेस्ट बंगाल ने केस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि 131 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को कहा जाता है, मूल क्षेत्राधिकार है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में केवल और केवल सेंटर और स्टेट के अगेंस्ट केसेज इनिशिएट हो सकते हैं। सेंटर और स्टेट के अगेंस्ट केस हो रहा है, सेंटर प्लस कुछ स्टेट एक तरफ, एक स्टेट एक तरफ, या स्टेट प्लस और भी कुछ स्टेट्स आ गए हों उनके साथ, तो या तो स्टेट्स और स्टेट एक तरफ और दूसरे स्टेट के तरफ, या तो इसके साथ कुछ स्टेट्स हो इसके साथ कुछ स्टेट्स। तो केवल और केवल 131 में फेडरल मैटर्स ही जा सकता है। इसको मूल क्षेत्राधिकार हम बोलते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब एज अ मैटर ऑफ राइट यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, अधिकार स्वरूप आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं इसमें। तो ये ओरिजिनल के साथ साथ एक्सक्लूसिव है। जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 में, लेकिन वो एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि आप उसके लिए हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये ओरिजिनल के साथ साथ एक्सक्लूसिव है, आप केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, हाई कोर्ट इसमें जा ही नहीं सकते। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे आप कहिएगा कि वाटर डिस्प्यूट का मामला है स्टेट और स्टेट के बीच में, जैसे पंजाब हरियाणा के बीच में वाटर डिस्प्यूट का मामला है, आपके केरला कर्नाटका के बीच में है, कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में है, तो ये मैटर्स इसमें नहीं जा सकते हैं। ऑल्दो ये सेंटर स्टेट रिलेशन स्टेट रिलेशन में आएगा लेकिन नहीं जा सकते। ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के अंदर ही जाएगा जो आर्टिकल 262 में कंस्टिट्यूट होता है। उसी तरह से अगर कोई फाइनेंशियल मैटर्स हैं तो वो भी इसमें नहीं जाएंगे, वो 280 में फाइनेंस कमीशन आपका देखेगा। फिर अगर आप देखिएगा कि अगर यहाँ पे इस तरह के मैटर्स और हैं, अगर आप देखिएगा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी की बात है, संविधान पूर्व संधि की बात है, वो भी इसमें नहीं जा सकता। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल तब जा सकता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 143 में मैटर रेफर करें। कोई कंपनसेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई काम लिया, स्टेट गवर्नमेंट से पैसा नहीं दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई काम लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं दिया, वो भी इसमें नहीं जाएगा। वो भी आपके कुछ मैकेनिज्म है उनके थ्रू पहले सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऑल्दो सर्टेन मैटर्स आर देयर, लेकिन ये नहीं जाएंगे उसमें। कैसे मैटर्स जाएंगे? मैटर ऑफ फैक्ट और लीगल मैटर आपका जाएगा इन मैटर्स को छोड़ के। इसी के अंदर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस इनिशिएट किया है। अब इसमें आप क्या देखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं कि किन किन राज्यों ने ऐसा कंसेंट वापस लिया है
जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मेघालय और वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 9 राज्य हैं जिन्होंने इनसे कंसेंट वापस आपका ले लिया है। अब कंसेंट वापस ले लिया है तो ये केस यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस में इनिशिएट नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब इससे क्या रिपरकल्सन होगा? तो रिपरकल्सन यही होगा कि सीबीआई जो हमारा मेजर फेडरल एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, जो कि आपके कहा जा सकता है कि हाई प्रोफाइल मर्डर के केसेज, हाई प्रोफाइल इकोनॉमिक जो आपके ऑफेंसेज होते हैं, रेप केसेज होते हैं या किडनैपिंग के केसेज होते हैं या जितने भी लार्ज स्केल हीनियस क्राइम होते हैं, उनको ये जांच पड़ताल करता था। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनने के पहले 2008 में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बना, उसके पहले अगर हाई प्रोफाइल टेररिज्म के केसेस भी हो रहे थे, उसमें भी कुछ लिंकेज अगर मिलता था तो ये आपके काम करते थे। हालांकि अब एनआईए के बनने के बाद बहुत सारा मैंडेट उनके पास चला गया है और एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने एनआईए के मैंडेट को और ज्यादा वाइडन कर दिया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ड्रग्स स्मगलिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, और जो हाई प्रोफाइल केसेज हैं जिनका थोड़ा बहुत भी टेररिज्म से रिलेशन हो सकता है, उसमें भी एनआईए को मैंडेट दे दिया गया है। तो ये थोड़ा सा सीबीआई के लिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो स्टेट में अब केसेज इनिशिएट नहीं कर सकता। दूसरी बात, इसकी साख पे भी असर पड़ेगा क्योंकि जब ये स्टेट्स में केस नहीं ले पाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करेगा। इसीलिए लार्जली आप देखिएगा कि कई सारे स्टेट्स ने सीबीआई का कंसेंट वापस लिया है। इसीलिए आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि ईडी और इनकम टैक्स का उपयोग ज्यादा हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। रीजन बीइंग क्योंकि अब सीबीआई की पावर्स को कर्व कर दिया स्टेट गवर्नमेंट। अब दूसरा मेजर पॉइंट आप ये भी देख सकते हैं कि सीबीआई को केसेस कैसे मिलते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जो केस दिया जाता है, ये दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा और लोकपाल एवं लोकायुक्ता के द्वारा। तो सीवीसी जो देता है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर देता है 1964। ये अभी भी मैंडेट काम करेगा। इसके अंदर अगर कोई केस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों के विरुद्ध तो ये केस इनिशिएट होगा। सुप्रीम कोर्ट अभी भी केस दे सकता है, हाई कोर्ट अभी भी केस दे सकता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कर सकता कि भाई हम कंसेंट नहीं दिए हैं तो सीबीआई नहीं आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वेस्ट बंगाल में सीबीआई को अलाउ करिए तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, अलाउ करना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट ने कह दिया तो भी अलाउ करना पड़ेगा। मामला फंसेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट अगर नहीं देता है तो आपका प्रॉब्लम होगा। तो ये बात आप देख सकते हैं किस तरह की आपके प्रॉब्लम्स होंगे। और आपके सीबीआई का फाइनल जब वर्डिक्ट आता है कि क्या ये जो सूट है ये सही है और क्या सीबीआई आपके बिना स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से केस इनिशिएट नहीं कर सकता, इस पर जब फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो और पिक्चर क्लियर होगा। लेकिन अभी के फिलहाल में यही है कि सीबीआई का पोजीशन काफी वीक हुआ है। ये लार्ज स्केल केसेज, हाई प्रोफाइल केसेज को इनिशिएट नहीं कर सकता। इसके ऊपर और भी बहुत सारे लांछन लगते हैं कि केस्ड पैरेट है, पिजड़े का तोता है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोलती है वैसा बोलता है। और कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं क्योंकि जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेज होते हैं उसमें इसका कन्विक्शन रेशियो 30% है और जो नॉर्मल सिटीजन्स के अगेंस्ट केस होते हैं उसमें इसका कन्विक्शन रेशियो लगभग 90% है। और कई बार ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेज इनिशिएट करते हुए देखने को मिला। इनके हाई प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि कोल स्कैम में भी इनका नाम गलत आया, इनके जो चीफ थे उन्हीं के अगेंस्ट केस इनिशिएट हो गया। तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा और इस तरह से इसकी साख पे असर पड़ रहा है। तो फाइनल वर्डिक्ट जब आएगा तभी पॉइंट क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं आप लोग।